प्रीलिम्स में मेरी जो मेजर गलती थी, जो मुझे लगता है कि मैं सफिशेंट टेस्ट नहीं देती थी। तो मेरे से मेनली तो पहला क्वेश्चन तो बट ऑब्वियस था कि वाई यू आर 10 साल के बाद क्यों अभी आ रहे हो, जीरो से स्टार्ट क्यों कर रहे हो। 4 अटेम्प्ट के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि जॉब के साथ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ते हैं एग्ज़ाम को। फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया, तो मैंने सोचा ठीक है इसमें नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा था। सो फिर ठीक है, ये ट्रिक मेरे लिए काम करी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है नविता मैम, जिनका यूपीएससी में 250 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। मैम की जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैम मैरिड हैं और इसके अलावा साथ ही साथ जॉब कर रहे हैं। और मैम ने जो प्रिपरेशन है वो शादी के बाद ही स्टार्ट करी थी। सो कहीं ना कहीं ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है काफ़ी टफ टास्क होता है, और शादी के बाद बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जॉब भी कर रहे हैं। कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को मैनेज किया, क्या स्ट्रेटजी बनाई, ओवरऑल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एग्जाम में तो रिवीजन का क्या प्रोसेस रहता था आपका? रिवीजन का जैसे मेरा तो 4-5 अटेम्प्ट हो गए थे, 4-5 साल हो गए थे, तो मेरे तो 8-10 बार हो चुका था रिवीजन। वैसे आई थिंक इसमें कि यही है सक्सेस का कि एक ही बुक पढ़ें, अच्छी बुक पढ़ें और उसे बार बार रिवाइज करते रहें और उस फिर टेस्ट करें, और टेस्ट के बाद जो एनालिसिस करें वो उस बुक से एनालिसिस करें जिससे हमने पढ़ाई करी है। सो एक तो हम वैसे बुक से रिवीजन करेंगे, फिर हम टेस्ट सीरीज़ के थ्रू रिवीजन करेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा काम करता है अच्छे से। राइट। जैसे कि आप इंजीनियर बैकग्राउंड से आए और फिर सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं। हाँ सर। तो आपको कहीं अलग नहीं लगा कि ये क्या पढ़ रही हूँ, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा डिफरेंट बैकग्राउंड, मैंने हमेशा दूसरे सब्जेक्ट पढ़े हैं? हाँ, ऐसा थोड़े सब्जेक्ट्स मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट तो थे, लेकिन इंटरेस्ट था मेरा, तो मुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ कि ये बहुत ही अलग है। बहुत अलग था लेकिन बोरिंग नहीं था, इंटरेस्टिंग था। इसके सारे ही सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट प्रीलिम्स मेंस जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमें एक मतलब जनरल अवेयरनेस वाले ही सब्जेक्ट्स हैं जो हमें काफ़ी डीपली पढ़ने होते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। ऐसा कुछ मुझे बोरिंग फील नहीं हुआ या बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगा मुझे, बट हाँ मुझे नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा। राइट मैम, एक और चीज़ होती है, आई थिंक आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, सो डेफिनेटली आपका सक्सेस मिली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं, सिर्फ उनका काम ही तैयारी करना है और उसी में वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, और आप जॉब और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी कर पाए। हाँ देखिए, इसमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यही होता है कि आप एक डिसिप्लिन टाइम टेबल फॉलो करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको सारे, जैसे सोशल मीडिया इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, सारी चीज़ें छोड़ के आपको फोकस कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क सब काम करता है। सारी चीज़ें चाहिए होंगी तभी मतलब सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है इस एग्ज़ाम में। मैम सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए आप। हाँ, मैंने स्कूलिंग अपनी जोधपुर से करी, 10th एंड 12th, एंड मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो बहुत सारी जगह से होती रही मेरी स्कूलिंग, बट मेजरली इट वॉज जोधपुर से थी। एंड उसके बाद मैंने कॉलेज कानपुर से किया। 2013 में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ मैं, 2013 बैच की। एंड उसके बाद मैंने प्रिपरेशन नहीं करी 4 साल, मैं कंटिन्यू जॉब में हूँ तब से। तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ मेरा टाटा केमिकल्स लिमिटेड में कॉलेज से। उसके बाद मैंने 2-3 कंपनियाँ चेंज करी, एंड फिर 2017 एंड में मैंने अपना यूपीएससी करने का डिसाइड किया। एंड उसी दौरान शादी भी करी मैंने, तो जितने भी मैंने 4-5 अटैम्प्ट दिए वो शादी के बाद ही दिए। एंड ये 10 साल ग्रेजुएशन से लेके आज तक तो मैं अभी कंटिन्यू वर्किंग हूँ और 4 कंपनीज़ में काम कर चुकी हूँ। अभी मैं शेल ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रही हूँ। ये यूके बेस्ड एमएनसी कंपनी है। मैम एमएनसीज कंपनी में कहीं ना कहीं हर किसी का सपना भी होता है जॉब करने का, और आप इतने अच्छे जॉब में थे, फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों आए? क्योंकि ऑलरेडी जॉब तो ठीक है, फिर लाइफ में भी आप सेटल ही हो गए थे। हाँ जी, मेरा लाइफ वेल सेटल्ड था, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छी है एंड ड्रीम कंपनी मानी जाती है केमिकल इंजीनियर्स के लिए ये। लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था काम में कि और सर्विस करना है, क्योंकि मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, तो मैंने देखा है कि कितना रिस्पेक्ट होता है कि आप अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए जब कुछ सेवा में गाते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने 4-5 साल बाद काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 30 साल 35 साल मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आई नीड समथिंग, मतलब कुछ बड़ा करना है। सो देन आई डिसाइडेड कि यूपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे,
और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ओके, सो मैम अभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो आपका आपके हस्बैंड और फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, सभी लोग बहुत खुश हैं एंड मेरी फैमिली दोनों ही, मेरी पेरेंटल फैमिली एंड मेरे इन लॉज वाले फैमिली दोनों का ही बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एंड मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि वो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, सब लोगों ने मतलब हमेशा मोटिवेट किया, बिकॉज 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको लगता है डीमोटिवेट हो जाते हो, डीमोरलाइज हो जाते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यू नीड अ सपोर्ट, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है। Right. तो वहाँ पे फैमिली काम आती है। राइट मैम, सो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एक डिफरेंट फील्ड में आते हो, तो कैसे स्टार्ट हुआ? पहले तो मुझे एक्चुअली मेरे पास गाइडेंस नहीं था क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में कोई नहीं है जो सर्विसेज में हो, तो मैं पहली हूँ। तो करीब 6-7 महीना तो मुझे डिसाइड करने में लग गया कि क्या ऑप्शनल लेना है, क्या सब कोर्स है, क्या मटेरियल है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो वैसे ही वेस्ट हो गया था बिकॉज वो अनप्रिपेयर्ड दिया था मैंने बहुत ज़्यादा। Okay. तो उसके बाद लेकिन फिर जैसे जैसे तैयारी बढ़ती गई, इंटरेस्ट आता गया, पता चलता गया, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ तो हेल्प लिया, तो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो गई चीज़। राइट, आपका ये फर्स्ट प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। हाँ जी, ये पहला भी। ओके, बाकी 4 जो अटेम्प्ट आपने दिए, तो उस टाइम आप क्या गलतियाँ आपको नज़र आई हैं? प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम? प्रीलिम्स में मेरी जो मेजर गलती थी, जो मुझे लगता है कि मैं सफिशेंट टेस्ट नहीं देती थी। मतलब मैंने पढ़ा बहुत, मतलब बहुत सारे बुक्स पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, लेकिन जो टेस्ट देते हैं ना कि 40-50 टेस्ट करके जाने होते हैं, तो वो मैं कहीं नहीं कर पाती थी। और उसका रीज़न ये था कि मैं फुल टाइम वर्किंग थी, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता था, तो मेरे 12-13 घंटे जॉब में ही चले जाते थे। तो उसके बाद फिर प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आधी अधूरी रहती थी, एंड इसमें तो इतना डिमांडिंग है ये एग्ज़ाम, तो वहाँ पे मुझे कमी लगी। लेकिन अभी जैसे कोविड के बाद से क्या हुआ, मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, सो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला, तो वो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हुआ। राइट, सो मैम प्रीलिम्स के लिए आप क्या बताना चाहोगे कि प्रीलिम्स के लिए ऐसे तैयारी करें तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते? प्रीलिम्स के लिए यही है, पहले तो एक बार बेसिक कोर्स ख़त्म करके, फाउंडेशनल कोर्स ख़त्म करके उसके बाद टेस्ट देना है। मतलब ये डिले नहीं करना चाहिए कि नहीं आता है, एक ही बार रिवाइज़ किया, 2 ही बार रिवाइज़ किया। एक बार कोर्स ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमें जितने हो सके मैक्सिमम टेस्ट देने चाहिए, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो अवेलेबल रहते हैं, एंड उसको फिर एनालाइज करना चाहिए, उससे बहुत इंप्रूव होता है। बिकॉज प्रीलिम्स में सबको सारे क्वेश्चन नहीं आते होते हैं, हार्डली यू विल नो 40 क्वेश्चन आते होंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे उनको टैकल करते हैं, कैसे मतलब एक भी ऑप्शन आता है तो कैसे एलिमिनेट करके कैसे सही आंसर लाया जाए, तो वो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हेल्प करती है। ओके, और जो मेंस है मैम, मेंस के लिए आपने क्या किया था? मेंस के लिए क्योंकि मैंने पहली बार ही मेंस दिया था, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था जो ऑलरेडी सर्विसेज में, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, जिन भी लोगों ने दिया। तो उसके लिए मैंने एक तो वही थे कि सिलेबस देखा, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स थे उनके नोट्स बनाए, एंड फिर वही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। मैंने हर पेपर के 2-2, 3-3 टेस्ट दिए थे, तो वही सफिशेंट था आई थिंक। एंड उसमें मेंस में एक चीज़ होता है मेनली कि पेपर कंप्लीट हो जाए, तो स्पीड और क्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राइट मैम, और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या पूछा गया था? हाँ, इंटरव्यू में मुझसे कुछ तो डैफ बेसिस था, कुछ करंट अफेयर्स बेसिस था। तो मेरे से मेनली तो पहला क्वेश्चन तो बट ऑब्वियस था कि वाई यू आर आफ्टर 10 साल के बाद क्यों अभी आ रहे हो, 0 से स्टार्ट क्यों कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था मुझसे। फिर मैंने वही बोला था कि मुझे नेशन सर्विस करना है, पीपल सेंट्रिक अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो फिर इसी के बेसिस पे और फॉलो अप क्वेश्चंस थे उसमें। फिर मेरे डैफ से रिलेटेड मैंने एक लीन सिक्स सिग्मा किया था, तो उससे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा, तो उससे रिलेटेड था। फिर मून लाइटिंग वगैरह पूछा लेबर मार्केट में। फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन को टारगेटिंग का कैसा है इंडिया में, एंड फिर रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे। सो ऐसे सच क्वेश्चंस थे, मतलब नथिंग ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था, और ठीक है कुछ करंट अफेयर्स था, कुछ डैफ बेस्ड था, इट वाज अ मिक्स। राइट मैम, जैसे कि आप 4 अटैम्प्ट दे चुके थे, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता था कि शायद मुझसे नहीं होगा,
और मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो फिर क्यों करना है, ये सब छोड़ देते हैं, इस तरह की चीज़ें आती होंगी। हाँ, 4 अटेम्प्ट के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि जॉब के साथ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मिनिमम नंबर ऑफ़ आवर्स देने पड़ते हैं एग्ज़ाम को। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ मेरे साथ कि दूसरी मुझे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसमें मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया। तो मैंने सोचा ठीक है, इसमें नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा था। सो फिर ठीक है, ये ट्रिक मेरे लिए काम करी। बट हाँ, डीमोटिवेशन तो होता है, बट स्टिल आपको फाइट करना पड़ता है। राइट। सो एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे, या फिर क्या शेड्यूल बनाया था लास्ट अटेम्प्ट में जब आपने क्लियर किया? लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के लिए जैसे 3 महीना पहले तो 8 to 10 आवर्स रहता था। हाँ। फिर मेंस में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाई करी। मेंस में तो बस क्योंकि लिखने में भी आपके 3 घंटे जाते हैं, तो और पढ़ना भी पड़ता है, तो उसमें मोर देन 10 आवर्स रहता था फोकस्ड एकदम। एंड इंटरव्यू तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिलेड प्रोसेस हुआ, क्योंकि मेरा लास्ट में इंटरव्यू डेट था, तो 4-5 महीने इंटरव्यू चलते रहे। उसमें बहुत सारे मॉक्स दिए मैंने, तो 15-20 मॉक्स तो दे दिए होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट में। सो ऐसे था। बट बेसिकली प्रीलिम्स एंड मेंस में वही 8-10 घंटे का एवरेज था। ओके, जैसे आप प्रीलिम्स जो देते थे तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे एवरेज? उसमें मैंने हमेशा 90+, 92, 93 अराउंड अटेम्प्ट किए हैं। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप 90+ ही अटेम्प्ट करें, बिकॉज क्योंकि गलत भी होते हैं, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे जी। तो अगर आपको लगता है कि एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ एडवाइजेबल कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा मैम, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि क्या आपके जैसे किसी के साथ कंडीशन है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर शादी भी हो गई है, तो वो कैसे प्रिपरेशन को लेकर चलें? हाँ, देखिए, पहले तो शादी और जॉब्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप जॉब के साथ नहीं कर सकते या शादी होने के बाद नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर मेहनत करेंगे तो किसी का हो सकता है। तो इसमें यही है कि एक टाइम चाहिए होता है, वो टाइम अगर आप कहीं से भी निकाल पाएँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको फैमिली मैनेज करने में, तो आपको 8-10 घंटे अगर निकाल पा रहे हैं तो इट इज़ बहुत ईजिली किया जा सकता है। एंड जॉब के साथ स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जो होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिमांडिंग रहती है, वर्क आवर्स लंबे होते हैं, तो वहाँ पर यही है कि अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको 8 घंटे आप सफिशिएंटली निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, जॉब के साथ करिए। अदरवाइज आपकी अगर फिनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है कि आप जॉब छोड़ के तैयारी करें, तो 1-2 साल मुझे लगता है कि छोड़ के कर लेनी चाहिए तैयारी। राइट। ओके मैम, जैसे कि NCERTs वगैरह भी कहते हैं, तो NCERTs वगैरह का कैसे कवर किया आपने? हाँ, NCERT मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो NCERT पढ़नी पड़ती है। लेकिन मैंने तो 10th, 11th, 12th की पढ़ी थी, 6th क्लास से नहीं स्टार्ट करी थी, क्योंकि 10th, 11th, 12th में 6 to 8 वाला 6 to 9 वाला कवर हो जाता है ऑलरेडी। तो एक बार NCERT आपको बहुत ही, बिकॉज दे आर वेरी ईजी, बहुत ईजी हैं, सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, तो वो आपको सिलेबस समझने में, स्टार्ट करने में इजी होता है। उसके बाद फिर एडवांस लेवल की बुक पे जाना चाहिए NCERT के। राइट। और करंट अफेयर्स वगैरह के लिए क्या सोर्स फॉलो करें आपने? करंट अफेयर्स के लिए मैंने वही, एक तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एक न्यूज़पेपर, एंड शुरू में तो मैंने नोट्स भी बनाए थे, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग था, मेरे पास टाइम हमेशा कम रहता था, तो फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया। उनको मंथली कंपाइलेशंस आती हैं बहुत सारे कोचिंग के, तो वो गो थ्रू कर लेती थी, और वो ईजी भी लगता था, क्योंकि आप डेली बेसिस पर अगर हिंदू पढ़ रहे हैं फिर कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो रिटेन करने में ईजी होता है। राइट मैम। ओके, सो मैम, स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिर जिन सब्जेक्ट्स में या फिर जिस टॉपिक्स में स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए, जैसे पॉलिटी में या फिर ओवरऑल चीज़ें में। हाँ, ऐसे इसमें जैसे हमारे कुछ तो की सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स एंड दिस हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स तो हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में बोलूँगी कि बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, एंड ये स्टैटिक क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करता है, बिकॉज करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी आ जाता है। लेकिन अगर हमारा स्टैटिक सिलेबस स्ट्रॉन्ग होगा तो स्कोर करने में ईजी होगा, क्योंकि वो बहुत बार तो रिपीट हो जाते हैं स्टैटिक सिलेबस वाले क्वेश्चन। तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आता है, तो बहुत चांसेस होता है फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होता है, वहाँ से बहुत चांसेस होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने के। तो ऐसे हमें पहले सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, उनका स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करके फिर उसमें क्वेश्चंस, मतलब उसमें टॉपिक आइडेंटिफाई करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, फिर अकॉर्डिंगली हम पढ़ सकते हैं। राइट मैम। अच्छा मैम, कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताओगे जो गूगल या ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे जो UPSC के लिए बेस्ट हो?
रिसोर्सेज तो एक्चुअली मैंने तो सारे जितने अवेलेबल है सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आजकल तो सब लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस देते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, डेली एनालिसिस न्यूज़पेपर भी आता है एंड मंथली कंपाइलेशन तो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं। तो सबको जिस कैंडिडेट को जो कंटेंट अच्छा लगे वो अपने हिसाब से कर सकता है, तो वो सबका फ्रीली अवेलेबल ही होता है। तो मैंने भी मतलब यही किया था, करंट अफेयर्स किसी कोचिंग का डाउनलोड करके फिर उसको गो थ्रू करती थी, और लास्ट में तो फिर पीटी भी आते हैं प्रीलिम्स से पहले, तो वो तो डेफिनेटली हेल्प करता है। ओके मैम, आपका जो मेंस दिया आपने, तो मेंस के टाइम पे जो 3 महीने का गैप मिलता है अप्रॉक्स, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया इसका बताइए। एक्चुअली मैंने आंसर राइटिंग पहले कभी किया नहीं था, तो मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद स्टार्ट किया। इनफैक्ट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी जो प्रीलिम्स के रिजल्ट तक का टाइम था 20-25 दिन का, वो भी मैंने मतलब सॉर्ट ऑफ वेस्ट ही हो गया था, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने जैसे बताया अभी कि सिलेबस उठाया था मेंस का, हर टॉपिक पे स्टडी करी थी एंड फिर टेस्ट सीरीज़ दी थी। तो यही सोर्स था एंड कंटिन्यूस आंसर राइटिंग बहुत किया था, मतलब हर सब्जेक्ट का 2-2 3-3 पेपर तो दिए थे। एंड मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में मैंने क्रैश कोर्स लिया था, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था बट इतना डीपली नहीं पढ़ा था और आंसर राइटिंग नहीं की थी। तो सोशियोलॉजी में मैंने आंसर राइटिंग मीन्स इस टाइम पीरियड में ही स्टार्ट करी थी। राइट। अब मैम जो एग्ज़ाम में एक दिन का भी गैप नहीं होता है, लगातार आप दिए जा रहे हो, तो उस टाइम प्रेशर को कैसे मैनेज किया और रिवीजन कैसे करते थे? एग्ज़ाम के दिन आने का रिवीजन करते थे या फिर कुछ नहीं करते थे, सीधा एग्ज़ाम नहीं, उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने छोटे छोटे बहुत नोट्स बनाए थे कि जिसमें फैक्चुअल चीज़ें लिखी थी, कमिटीज़ के नाम लिखे थे कुछ तो, एंड कुछ डेटा लिखा था जो मतलब मेरे आंसर्स को एनरिच करता। और आप भूल जाते हैं लास्ट टाइम तक ऐसी फैक्चुअल चीज़ें, तो वो लास्ट टाइम पे सुबह जाते टाइम, एग्ज़ाम जाते टाइम तो मैं रिवाइज़ कर लेती थी। तो क्योंकि सेंटर तक जाने में थोड़ा 1-1.5 घंटा लगता था, तो उसमें वो छोटे छोटे नोट्स मेरे लिए बहुत ही काम हेल्प करते थे। अच्छा, क्वेश्चंस वगैरह छूटे मेंस में आपके? नहीं, मेरे क्वेश्चन नहीं छूटा, मेरा बस एथिक्स में आधा क्वेश्चन छूटा था, क्योंकि इस बार एथिक्स का पेपर बहुत ही लंबा था, तो उसमें मेरा 10 मार्कर का आधा क्वेश्चन छूटा था। ओके, सो मैम फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं फिर आपकी तरह कंडीशन? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि ये आप बस अटेम्प्ट देते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बाकी डेफिनेटली हमारी मेहनत का फल एक दिन तो मिलता ही है। एंड अगर हमारे 1-2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली एक स्टेज के बाद हो जाएगा। तो बट हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए कि 1 में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, 3 में नहीं हो रहा। और हाँ, इसमें डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करके हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को ओवरऑल शेयर किया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह के बारे में बताया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।